हेलो फ्रेंड्स, विनर्स एजुकेशन पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे जो हमारी मेंस की मुख्य परीक्षा की सीरीज चल रही है, उसी के तहत आज हम पढ़ेंगे ग्रामीण साख के स्रोतों का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। ये हम 6 मार्क्स के क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्योंकि 6 मार्क्स के क्वेश्चन आपको कैसे लिखना है नई अपडेटेड कॉपी में और इस प्रकार से आपको कितना आंसर लिखना है, तो वो इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर लिखना है ग्रामीण साख के स्रोत कौन कौन से हैं। ग्रामीण साख के साख मतलब दोस्तों होता है क्रेडिट। क्रेडिट हम किन किन लोगों से ले सकते हैं? क्रेडिट मीन्स बेसिकली पैसा। तो ग्रामीण लोगों को अगर जो है कर्ज लेना हो या फिर पैसे उधारी में लेना हो तो वह किन किन लोगों से ले सकते हैं। तो इसके स्रोत कौन कौन से हैं? इसके स्रोत हैं दोस्तों संस्थागत और गैर संस्थागत। दोस्तों, अगर आपको इकोनॉमिक्स के पेपर में दिक्कत हो, इकोनॉमिक्स के आपने नोट्स परचेस नहीं किए हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप इकोनॉमिक्स के नोट्स ले सकते हैं और आपको अन्य बहुत सारे नोट्स मिल जाएंगे, तो आप वो ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये है संस्थागत ऋण और गैर संस्थागत ऋण। संस्थागत ऋणों में क्या आता है? संस्थागत ऋणों में आते हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, नाबार्ड, सहकारी समिति। गैर संस्थागत ऋण में क्या आते हैं? गैर संस्थागत ऋण में आते हैं साहूकार, रिश्तेदार, महाजन, चौधरी इत्यादि। जो इसके गुण हैं, ग्रामीण साख के विशेषताएं हैं, वह क्या क्या है? ग्रामीण साख की विशेषताएं हैं, सबसे पहले तो इससे कृषि साख में वृद्धि होती है, ग्रामीण विकास की अवधारणा का सफल क्रियान्वयन हो सकता है, कृषि उत्पादकता में वृद्धि होती है तथा कृषि ऋण से मुक्ति मिलती है। क्योंकि दोस्तों, खेती का जो आइटम होता है उसको परचेस करने में काफ़ी पैसा खर्च होता है। कई कई कृषि यंत्र उपकरण काफ़ी महंगे आते हैं, तो उनको लेने के लिए काफ़ी पैसा खर्च होता है। तो ये जो संस्थागत ऋण है या फिर जो गैर संस्थागत ऋण है, उनसे शाख में वृद्धि होती है और कृषि ऋण से मुक्ति होती है, ग्रामीण विकास की अवधारणा को भी बल मिलता है। और इसके दोष क्या क्या है? इसके दोष है दोस्तों, कृषि ऋण के कारण बढ़ती कृषक आत्महत्याएं। चूँकि दोस्तों कृषक जो है वह ले लेते हैं, लेकिन इनके फिर चंगुल में फंस जाते हैं और इनका सही समय पर कर्ज नहीं उतार पाने के कारण आत्महत्याओं की प्रवृत्ति बढ़ती है। बैंक द्वारा छोटे व सीमांत कृषकों को लोन ना दिए जाने की प्रवृत्ति और ग्रामीण क्षेत्रों का अधिकतर जो है गैर संस्थागत ऋणों पर उपलब्ध होने से भी काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। तो यह भी एक इसकी जो है दोष है कि अधिकतर जो ग्रामीण कृषक है वह संस्थागत ऋणों की बजाय गैर संस्थागत ऋणों पर डिपेंड करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें चूंकि स्रोत पूछे गए थे तो इसमें इन्होंने जो है सारे कम एक अच्छा आंसर लिखा है, जिसमें स्रोत के साथ साथ इन्होंने इन सब का भी वर्णन किया है कि क्या इसके गुण हैं, क्या लाभ है और कौन कौन से स्रोत हैं। तो आप भी ऐसा पूरा उत्तर लिख सकते हैं। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगरीय एवं ग्रामीण सामाजिक संरचना में अंतर स्पष्ट कीजिए। आप चाहें तो इनके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आप बाद में इनको रिवाइज कर सकें। तो नगरीय एवं ग्रामीण संरचना में अंतर स्पष्ट करना है। तो जो नगरीय है, नगरीय में क्या आएगा? जनसंख्या का घनत्व तो अधिक होता है नगरों में, जैसा कि आप जानते ही होंगे, और वहीं ग्रामीण में जनसंख्या घनत्व तो कम होता है और नगरीय क्षेत्र में मैं की भावना प्रमुख होती है, वही ग्रामीण क्षेत्र में हम की भावना को महत्व दिया जाता है। नगरीय क्षेत्र में सामाजिक संबंधों में एक रूपता का अभाव होता है, तो वहीं ग्रामीण क्षेत्र में सामाजिक संबंधों में एक रूपता होती है। सामाजिक संबंधों में एक रूपता से मतलब है दोस्तों, जैसा कि आपको शहरी क्षेत्रों में अलग अलग मिलेंगे, जैसे एकल परिवार मिलेंगे, संयुक्त परिवार नहीं मिलेंगे, वहीं ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतर जो फैमिलीज रहेंगी वो संयुक्त परिवार की रहेंगी। नगरीय क्षेत्रों में जीवन स्तर उच्च रहेगा, तो वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय स्तर उस मुकाबले निम्न रहेगा। नगरीय क्षेत्र में व्यवसाय व नौकरी पर निर्भरता अधिक रहेगी, तो वहीं ग्रामीण क्षेत्र में कम रहेगी। और जो है देखिए, नगरीय क्षेत्र में व्यवसाय व नौकरी पर निर्भरता रहेगी और जो ग्रामीण क्षेत्र वहाँ कृषि पर डिपेंडेबिलिटी रहेगी।
फिर है शिक्षा व स्वास्थ्य की उचित व्यवस्था रहेगी कहाँ पर, जो शहर हैं वहाँ पर, और पुअर व्यवस्था रहेगी गाँव में। फिर है प्रकृति से लगाव कम रहेगा, एकल परिवार इत्यादि शहरों में, और वहीं आप देख सकते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में प्रकृति से लगाव अधिक रहेगा, संयुक्त परिवार की प्रवृत्ति देखने के लिए मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक विकास से आप क्या समझते हैं? आर्थिक विकास के प्रमुख तत्वों पर विचार कीजिए। आर्थिक विकास क्या है दोस्तों? किसी अर्थव्यवस्था में सामाजिक व आर्थिक विकास जन सतत व समावेशी होता है तो उसे जब सतत व समावेशी होता है तो उसे आर्थिक विकास कहते हैं। यहाँ पर बता रहे जब किसी अर्थव्यवस्था में सामाजिक व आर्थिक विकास सतत व समावेशी होता है तो उसे, ये दोस्तों एक्यूरेट परिभाषा नहीं है, इसमें इनको नंबर नहीं मिलने चाहिए। आर्थिक विकास की आप सटीक परिभाषा लिखें। आर्थिक विकास के इन्होंने तत्व क्या लिखे हैं? आर्थिक विकास के तत्व लिखे हैं प्राकृतिक संसाधन, नवीकरणीय ऊर्जा, शक्ति, पूंजी, विज्ञान व तकनीक। वहीं गैर आर्थिक तत्व कौन कौन से हैं? मानव विकास, सामाजिक व सांस्कृतिक कारक, स्वास्थ्य। इसमें आर्थिक तत्वों में दोस्तों ये सब भी आएंगे, जैसे विज्ञान, इसमें आर्थिक तत्वों में आएंगे अवसंरचना। अवसंरचना में क्या क्या आएंगे? अवसंरचना में आएंगी सड़कें, जो है पाइपलाइंस, गैस पाइपलाइन, रेलवे, और जो है ट्रांसपोर्टेशन, और सूचना एवं संचार। तो ये सारी चीज़ें आएंगी दोस्तों आर्थिक तत्वों में। और गैर आर्थिक तत्वों में शिक्षा, जो समाज से जुड़ी हुई धारणाएं हैं वह आएंगी गैर आर्थिक तत्वों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कृषि के पिछड़ेपन के कारण एवं निवारण का वर्णन कीजिए। तो कृषि के पिछड़ेपन का कारण एवं निवारण का वर्णन करना है तो दोस्तों यहाँ पर जो है कृषि के पिछड़ेपन के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं? वह हैं तकनीकी का अभाव, लघु व सीमांत जोतें, मृदा की गुणवत्ता में कमी, वर्षा का असमान वितरण, भूजल का स्तर कम होना, प्राकृतिक आपदाएं इत्यादि। कौन कौन से हैं कृषि के पिछड़ेपन के कारण? तकनीकी का अभाव, ऑब्वियस है, ये सारी चीज़ें भले ही दोस्तों आपको लग रहा होगा साधारण है, लेकिन आपको कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे जिनमें आपको साधारण आंसर्स ही लिखने पड़ेंगे। तो इनका है तकनीक का अभाव, लघु व सीमांत जोतें, मृदा की गुणवत्ता में कमी, वर्षा का असमान वितरण, भूजल स्तर का कम होना, प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, सूखा, पाला इत्यादि, रासायनिक उर्वरकों का अधिक प्रयोग। तो रासायनिक उर्वरकों के अधिक प्रयोग से क्या होता है दोस्तों? जो भूमि की उर्वरा शक्ति है वह कम होती है और फिर भूमि लंबे समय तक फर्टाइल नहीं रहती। फिर इसके निवारण क्या क्या है? इसके निवारण उन्होंने बताए हैं सिंचाई सुविधा का विकास, कृषि में यंत्रीकरण पर बल, वर्षा जल संग्रहण, ड्रिप व स्प्रिंकलर सिंचाई का प्रयोग, मृदा स्वास्थ्य पर बल, जैविक कृषि इत्यादि। तो इसमें इनको मिली है 4 नंबर, ये आंसर अच्छा लिखा है। फिर लिखा है मध्य प्रदेश में औद्योगिक रुग्णता के कारण क्या है तथा इसे पुनर्स्थापित इन्हें किस प्रकार से पुनर्स्थापित किया जा सकता है, स्पष्ट कीजिए। तो मध्य प्रदेश में इन्होंने सबसे पहले क्या लिखा है? औद्योगिक रुग्णता के कौन कौन से कारण हैं? वह हैं प्राकृतिक व भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक संसाधनों का उचित दोहन का अभाव, पूंजी व वित्त का अभाव, कुशल मानव शक्ति का अभाव, वैज्ञानिक व तकनीकी क्षमता का अभाव। तो ये इन्होंने औद्योगिक रुग्णता दोस्तों, लेकिन इन्होंने ये बहुत ही नॉर्मल से लिखे हैं। जैसे आप इसमें औद्योगिक रुग्णता के कारण इनमें ये आ सकता है दोस्तों, जैसे कि सरकार की जो नीतियां हैं उनका जटिल होना, और उनको जो है सामाजिक विसंगतियां होना, और जो संसाधन है वह जो उनकी लोकेशन होती है, औद्योगिक क्षेत्रों की लोकेशन होती है, वहाँ पर कच्चे माल की उपलब्धता ना होना, वित्त का अभाव तो दोस्तों है ही। इसके अलावा PSUs जो है सरकारी उपक्रम है उनका लगातार घाटे में जाना। तो ऐसी जो चीज़ें हैं आपको उनका उल्लेख ज़रूर करना चाहिए इसमें। अब इसके लिए लेकिन उन्होंने क्या प्रयास लिखे हैं? औद्योगिक रुग्णता को ठीक करने के लिए प्रयास जो है वह है औद्योगिक अवसंरचना का विकास करना, SEZ AEZ की स्थापना करना। SEZ होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। फिर बजट व उद्योगों के लिए
बजट में उद्योगों के लिए अधिक आवंटन। इसके अलावा दोस्तों सरकार को अपनी नीतियाँ भी लचीली करने की आवश्यकता है, और जो लाइसेंस वगैरह है उनके लिए जो है एक निर्धारित समय सीमा कर दी जाए ताकि अननेसेसरी भटकना ना पड़े। इसके अलावा जो है सिंगल विंडो सिस्टम कर दिया जाए, और अधिकतर चीज़ों को ऑनलाइन किया जाए। जब आप ऐसी चीज़ों को लिखेंगे तब आपको ज़्यादा नंबर मिलेंगे, जो कि चीज़ें प्रैक्टिकल है। सिंगल विंडो सिस्टम और सिंगल विंडो सिस्टम, अधिकतर मामलों का ऑनलाइन होना, लाइसेंसिंग प्रणाली को पारदर्शी व सरल बनाना, तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के दोष को दूर करने हेतु विभिन्न सुझावों को लिखिए। पीडीएस जो सिस्टम चलता है सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मतलब होता है दोस्तों, जैसे कि कंट्रोल वगैरह से, या फिर जो बीपीएल कार्डधारी होते हैं, बीपीएल एपीएल कार्डधारी होते हैं, तो उनको जो है बीपीएल कार्ड और ये सारे जो होते हैं दोस्तों, उनको जो सरकार कम कम पैसों में अनाज उपलब्ध कराती है, अनाज व अन्य सामग्री उपलब्ध कराती है, उसको सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहा जाता है। तो इसके जो है प्रमुख दोष कौन कौन से हैं? इसके प्रमुख दोष हैं दोस्तों, वन नेशन वन कार्ड की योजना को प्रभावी बनाना, उचित मूल्य की दुकानों द्वारा वितरण व आवंटन प्रक्रिया को डिजिटलीकरण करना, खाद्यान्न वितरण की जिम्मेदारी सहकारी समिति व एनजीओ को सौंपना, वितरण में भ्रष्टाचार की कमी व पारदर्शिता लाना, पंचायती। देखिए दोस्तों, इसमें जो है इन्होंने ये सारी चीज़ें जो हैं वह नॉर्मल ही लिखी हैं, सिवाय वन नेशन वन कार्ड के। इसमें दोस्तों ये अच्छा लिखा है डिजिटलीकरण करना, और डिजिटलीकरण के अलावा दोस्तों जैसे कि है जो घर के सबसे बुजुर्ग महिला है, या फिर महिलाओं के नाम पे राशन कार्ड वितरित करना। इसके अलावा इनको आधार कार्ड से जोड़ना, और जो है समय समय पर लाभार्थियों की पहचान सुनिश्चित करना। और इसमें भी दोस्तों यह आवश्यक है कि क्रीमी लेयर के प्रावधानों को लागू किया जाए, और साथ साथ यह भी किया जा सकता है कि फिंगर प्रिंटिंग का भी प्रयोग किया जा सकता है। और भी दोस्तों इसमें कई सारे जो हैं, आप जितने नवाचार लिख सकते हैं आपको उतने ही अच्छे नंबर मिलेंगे। मुख्य परीक्षा में आप जितना ज़्यादा नवाचार कर सकते हैं करिए, लेकिन वह आवश्यक है कि वह टॉपिक से आपका रिलेवेंट हो, तभी आपको नंबर मिलेंगे। फिर है खाद्यान्न को सड़ने व रोकने के लिए भंडारण की उचित व्यवस्था करना, राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना, एफसीआई को अधिक प्रभावी बनाना, एफसीआई के जो गोदाम हैं उनको लीकेज प्रूफ बनाना, प्रमाणीकरण, श्रेणीकरण, मापीकरण की विभिन्न जो हैं विधियों में सुधार लाना। इस प्रकार से आप जो अच्छे आंसर्स लिखेंगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। फिर दोस्तों यहाँ पर एक 15 नंबर का क्वेश्चन है, तो 15 नंबर के क्वेश्चन को हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर कराएंगे। तो आई होप दोस्तों आपको ये हमारी सीरीज़ पसंद आ रही होगी। प्लीज़ आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम मोटिवेट हों आपको इसी प्रकार के वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।